बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर सोलर सिस्टम पे है और इसके प्लैनेट्स और इनके सैटेलाइट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करते हैं कि सोलर सिस्टम हमारा क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। द सोलर सिस्टम इज़ एलिप्टिकल इन शेप विच मीन्स दैट इट इज़ शेप्ड लाइक एन एग। सोलर सिस्टम की साख जो है ये एलिप्टिकल है। The Sun is the biggest object of our solar system and contains more than 99% of the solar system's mass. तो जितना भी सोलर सिस्टम का मैस है उसमें 99% हिस्सा जो है वो सूरज का है, और उसके अलावा जो प्लैनेट्स हैं इसके वो सिर्फ उसके 1% पे मुहित हैं। द साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट द सोलर सिस्टम इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारा सोलर सिस्टम 4.5 अरब साल पुराना है। The solar system formed out of a huge cloud of gas and dust called the solar nebula. सोलर सिस्टम हमारा एक सोलर नेबुला से बना है, और सोलर नेबुला जो है वो दैट इज द गैसियस क्लाउड इन द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम एज द सन एंड द प्लैनेट्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ द गैसेस दीज गैसेस। तो ये पहले गैसेस का एक क्लाउड था, और उसके बाद में हमारा सूरज और उसके प्लैनेट्स उस क्लाउड में से बने हैं, और इसको हम सोलर नेबुला का नाम देते हैं। स्वीडिश फिलोसोफर इमैनुअल स्वेडेनबोर्ग in 1734 proposed that the planet formed out of the nebular crust that had surrounded the sun and then broken apart. सबसे पहले इमैनुअल स्वेडेनबर्ग ने 1734 में ये थ्योरी पेश की थी और ये फिलोसफी पेश की थी कि जो प्लैनेट हैं हमारे ये सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो ये एक नेबुलर क्रस्ट से बने हैं। In 1755, the German philosopher Immanuel Kant suggested that the nebula in slow rotation gradually pulled together by its own gravitational force and flattened into a spinning disk, gave birth to the sun and the planet. तो उसके बाद 1755 में जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने भी यही थ्योरी पेश की कि ये एक स्लो रोटेशन में नेबुला जो था वो घूम रहा था, और उससे फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो फ्लैटन हो गया और उसमें से स्पिनिंग डिस्क बनी, और इस स्पिनिंग डिस्क में से फिर सूरज और हमारे प्लैनेट्स बने। द सन इज एट प्रेजेंट अबाउट 70% हाइड्रोजन एंड 28% हीलियम एंड मास एवरीथिंग एल्स मेटल्स अमाउंट टू ओनली जस्ट लेस देन 2%। तो सूरज में 70% हाइड्रोजन है और 28% हीलियम है, और उसके साथ 2% बाकी मेटल्स हैं, और इस पे फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है टुवर्ड्स द हीलियम। दिस चेंजेस स्लोली ओवर द टाइम एज द सन कन्वर्ट्स हाइड्रोजन टू हीलियम इन इट्स कोर। और ये जो फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है इसमें हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है हीलियम की तरफ से, और उससे एनर्जी और हीट जनरेट होती है। कंडीशंस एट द सन्स कोर approximately the inner 25% of its radius are extreme. The temperature is 15.6 million Kelvin and the pressure is 250 billion atmosphere. तो सूरज का जो कोर है इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 15.6 मिलियन केल्विन है, और वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, 250 बिलियन एटमॉस्फेयर प्रेशर है वहाँ पे। एट द सेंटर ऑफ द कोर द सन्स डेंसिटी इज मोर देन 150 टाइम्स दैट ऑफ द वाटर। और जो कोर है इस पे सूरज की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से 150 गुना ज़्यादा है। द सन्स पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। चूँकि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम, तो इस रिएक्शन की वजह से वहाँ पावर प्रोड्यूस होती है। ईच सेकंड about 700 million tons of hydrogen is converted to about 695 million tons of helium and 5100 tons of energy in the form of gamma rays. तो जो फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है उस हर सेकंड में 700 मिलियन टन हाइड्रोजन कंज्यूम होती है, और उसमें से हीलियम बनती है 695 मिलियन टन, और 5100 टन्स जो है वो एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। अब अगर सूरज की साख्त को देखें, स्ट्रक्चर को देखें, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी जो है ये इसका कोर, इसको कोर कहते हैं, और ये इसका ये वाला पोर्शन जो रेड है इसको हम रेडिएटिव जोन कहते हैं, और ये वाला जोन जो है इसको हम कन्वेक्शन रोड कहते हैं।
तो ये तीन इसके लेयर्स बनी हुई हैं, एक में कोर है और एक में रेडिएटिव जोन है, एक में कन्वेक्शन जोन है। और इसके बाद इसका प्रोटोस्फियर है, ये यहाँ आउटर लेयर के अंदर वाली लेयर जो है ये वाली, इसको हम फोटोस्फियर कहते हैं। और ये जो क्रोमोस्फियर है ये इसकी आउटर स्पेयर जो है, इसको हम क्रोमोस्फियर कहते हैं। और ये वाले स्पॉट्स जो है, ये वाले स्पॉट्स जो हैं इनको हम सन स्पॉट्स कहते हैं। और ये अगली स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि ये सन स्पॉट्स क्या होते हैं। तो ये इसकी साख्त है। अगर लिखना आ जाए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो आपने ये डायग्राम बनानी है और ये स्ट्रक्चर बना के इसके ऊपर इंडिकेट करना है। और उसके बाद हर इसके चीज़ का जो है आपने वन लाइनर या टू लाइनर में आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। ये उसी की डायग्राम है दूसरे तरीके से समझाने के लिए। तो ये क्रोमोसोम है और ये इनर सर्कल जो है फोटोस्फियर है, ये कन्वेक्शन जोन है, ये रेडिएशन जोन है और ये उसका कोर है। तो इसी तरह आप ये सिंपल डायग्राम है ये बना सकते हैं, या पिछले स्लाइड पे जो मैंने दिखाई थी आप उसको बना सकते हैं। तो जब भी सन का क्वेश्चन आए तो आपने ये डायग्राम जरूर बनानी है। द सरफेस ऑफ द सन कॉल्ड द फोटोस्फियर The surface of the sun, called photosphere, is at the temperature of about 5800 Kelvin. Sunspots are cool regions, only 3800 Kelvin. They look dark only by comparison with the surrounding region. तो जो सनस्पॉट्स मैंने आपको दिखाए थे ये उसका डार्कर रीजन है कंपैरेटिवली, और यहाँ टेम्परेचर कम है 3800 केल्विन है, जबकि फोटोस्फीयर के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर जो सन का है वो 5800 केल्विन है। Sunspots can be very large, as much as 50,000 किलोमीटर in diameter. ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि ये 50,000 किलोमीटर का डायामीटर है इनका, इतने बड़े सनस्पॉट्स हैं। सनस्पॉट्स आर कास्ड बाई कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड इंटरैक्शंस विद द सन्स मैग्नेटिक फील्ड। अ स्मॉल रीजन नोन एज द क्रोमोस्फियर लाइज अबव द फोटोस्फियर। तो फोटोस्फियर के आगे जो है वो इसका क्रोमोस्फियर है। अब थोड़ा सा हम प्लैनेट्स के बारे में बात करें। सन के जो प्लैनेट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिफाइंस अ प्लैनेट एज बीइंग इन ऑर्बिट अराउंड द सन, हैज़ इनफ ग्रेविटी टू पुल इट्स मास इनटू अ राउंडेड शेप एंड हैज़ क्लियर्ड इट्स ऑर्बिट ऑफ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो प्लैनेट की डिफाइन की हुई है डेफिनेशन, प्लैनेट वो चीज़ है जो एक स्टार के गिर्द ऑर्बिट करता है और इसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होती है और ये राउंड शेप का होता है, एंड हैज़ क्लियर द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। और अगर उसके ऑर्बिट में कोई स्मॉलर ऑब्जेक्ट आ जाएं तो वो अपनी ग्रेविटेशनल पुश की वजह से उनको अपने ऑर्बिट से हटा देता है। तो इसको हम प्लैनेट कहते हैं। जब हम प्लैनेट ऑफ द सन की बात करेंगे तो प्लैनेट ऑफ द सन वो प्लैनेट्स हैं जो सूरज के गिर्द घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और उनकी ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है जिसकी वजह से वो राउंड शेप हो जाते हैं। और जब उनके रास्ते के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट, स्मॉलर ऑब्जेक्ट, उनसे स्मॉलर ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसको रिपेल करते हैं। तो ये हमारे जो सूरज है इसके प्लैनेट्स की तादाद जो है ये 8 है। प्लैनेट इज अ टर्म यूज्ड फॉर अ बॉडी इन ऑर्बिट अराउंड द सन। तो सूरज के गिर्द जो बॉडीज ऑर्बिट करती हैं उनको हम प्लैनेट कहते हैं। आवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स हैं। इसमें पहले ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सॉलिड बॉडीज़ हैं, रॉकी है इनका सरफेस, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये गैसियस हैं। तो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। इन 8 प्लैनेट्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक प्लैनेट्स वो हैं जो सूरज के करीब हैं और वो रॉकी हैं, और दूसरे सूरज के दूर हैं और वो गैसियस हैं। एक और पहले समझा जाता था कि प्लेटो भी एक प्लैनेट है, लेकिन उसके बाद ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसकी कैटेगरी को चेंज कर दिया है। अब वो प्लेटो को कहते हैं कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है। अगर हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को देखें तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये हमारा सूरज है, और ये सबसे पहले जो स्टार इसके सूरज के करीब तरीन है ये मरकरी है। उसके बाद फिर वीनस है, फिर हमारा अर्थ है, उसके बाद अर्थ के बाद मार्स है, मार्स के बाद जुपिटर है, जुपिटर के बाद सैटर्न है, सैटर्न के बाद यूरेनस है, और यूरेनस के बाद नेपच्यून है।
तो इसी तरतीब से ये सूरज के करीब जो हैं वो ये पहले चार इधर वाले जो हैं ये सूरज के करीब गिने जाते हैं, और ये चारों जो हैं ये रॉकी हैं, और ये चारों जो हैं ये गैसियस हैं। ये उसी की दूसरी डायग्राम है, इसको भी समझने में आसानी से समझ सकते हैं आप। अब इनर प्लैनेट्स, और इनर प्लैनेट्स वो हैं जो ज़मीन के करीब हैं। इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, क्लोज टू सन। दे आर मेड अप ऑफ मोस्टली रॉक्स, ये रॉकी हैं, ये रॉक से बने हुए हैं, और इसमें चार प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और आउटर प्लैनेट जो हैं इनको जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, एंड जोवियन प्लैनेट्स आर गैसियस प्लैनेट्स एंड आर अवे फ्रॉम द सन। और ये भी चार हैं, जिसमें जुपिटर है, जिसमें सैटर्न है, जिसमें यूरेनस है, और जिसमें नेपच्यून है। तो प्लैनेट्स जितने भी हैं सूरज के, इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो ज़मीन के करीब हैं और रॉकी हैं, ये चार हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट इनको बोलते हैं, ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, ये भी चार हैं, और ये सूरज से दूर हैं। इनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। अब अगर प्लैनेट्स का थोड़ा सा स्टडी करें और इसका आप देख लें, तो सबसे नज़दीक मरकरी है, ये 58 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका सूरज से, और इसका डायामीटर 4900 है, ये सबसे छोटा गिना जाता है। और ये 88 डेज़ में एक सर्कल पूरा करता है सूर्य के गिर्द, ये रिवॉल्व करता है। तो 88 डेज़ में इसका एक साल जो है ये 88 डेज़ का है, और इसका कोई मून नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है इसका। दूसरा वीनस है, ये 110 मिलियन किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, और इसका डायामीटर 12100 के करीब है, और ये तकरीबन हमारी ज़मीन के साइज़ का ही है। और इसका ये 225 दिन में अपना एक साल मुकम्मल करता है, और इसका भी मून कोई नहीं है। तो उसके बाद अर्थ हमारी जो है ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, 12,757 किलोमीटर है इसका डायमीटर है, और ये 365.25 डेज़ में अपना एक सर्कल मुकम्मल करती है। इसका एक साल जो है 365.25 डेज़ का है, और ये एक मून है इसका, एक सैटेलाइट है इसका। इसी तरह मार्स 228 मिलियन किलोमीटर है, और ये साइज़ में ज़मीन से छोटा है, 6,780 किलोमीटर इसका डायमीटर है, और ये एक साल इसका जो है वो 1.88 यानी इसका जो है ईयर्स ज़मीन से अगर मुकाबला किया जाए, तो जब ज़मीन का एक साल मुकम्मल होता है तो उसके मुकाबले में इसका ज़मीन की निस्बत 1.88 ईयर्स जो है वो लेता है एक सर्कल मुकम्मल करने में। और इसके दो सैटेलाइट हैं। जुपिटर 780 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ये 1,42,800 किलोमीटर इसका डायमीटर है, और ये ज़मीन के साल की निस्बत 11.86 टाइम्स ज़्यादा इसका साल है, और इसके नंबर ऑफ मून्स 67 है। सिमिलरली सैटर्न 1,430 मिलियन किलोमीटर दूर है ज़मीन से, सूरज से, और इसका 1,20,800 किलोमीटर इसका डायमीटर है, और ये ज़मीन के साल की निस्बत इसका साल 29.46 टाइम ज़्यादा है, और ये 62 जो है वो इसका मून्स की तादाद, सैटेलाइट की तादाद 62 है। और ये अगर आप यहाँ से देखें तो ये जुपिटर 11.86 साल ज़मीन के निस्बत अगर साल देखा जाए तो ये एक सर्कल 11.86 साल में लगाता है, और सैटर्न एक सर्कल जो है वो 29.46 साल ज़मीन के बराबर है, तो ये एक चक्कर उसमें मुकम्मल करता है। यूरेनस 2,870 मिलियन किलोमीटर ज़्यादा है फासला है इसका, 51,800 इसका डायामीटर है, और ये 84 साल, ज़मीन के 84 साल के जितनी ज़मीन का साल है तो उतने 84 सालों में ये अपना एक सर्कल मुकम्मल करता है, और इसके नंबर ऑफ मून जो है वो 27 है। नेपच्यून सबसे दूर है, 4,500 मिलियन किलोमीटर है, और ये 49,400 किलोमीटर डायामीटर है इसका, और इससे 164 साल में ये एक सर्कल मुकम्मल करता है, और इसके मून्स ज़्यादा है। तो इसके स्टैटिस्टिक्स देख लें, ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछे जाते हैं। तो सबसे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जुपिटर सबसे बड़ा है, जो 1,42,800 किलोमीटर इसका डायामीटर है, फॉलोड बाय दिस सैटर्न, और उसके बाद फिर ये यूरेनस, उसके बाद ये नेपच्यून,
और फिर उसके बाद हमारी ज़मीन आती है, और उस ज़मीन के बाद फिर वीनस है, और वीनस के बाद फिर मार्स है, और उसके बाद फिर मरकरी है। तो अगर मून्स के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट हैं वो जुपिटर के हैं 67, फॉलोड बाई सैटर्न जिसके 62 हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको प्लूटो के बारे में बता दूं, और इसका ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में भी बता दूं। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट दैट देयर कुड बी एज मैनी एज 2000 ड्वार्फ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. A planet's gravity either attracts or pushes away the smaller bodies that would otherwise intersect its orbit. The gravity of a dwarf planet is not sufficient to make this happen. तो dwarf planet वो है जो साइज में इतना छोटा होता है और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी कम होती है कि उसके रास्ते में अगर कोई और, तो ड्वार्फ प्लैनेट जो है अपने रास्ते को क्लियर नहीं कर सकता। जो ऑर्डिनरी प्लैनेट है वो अपने रास्ते को क्लियर कर देते हैं, लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो उसके अंदर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती कि वो किसी और ऑब्जेक्ट को और उसके ऑर्बिट में आ जाए तो उसको वहाँ से पुश कर सके। ये उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती, तो उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ये ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो साइज़ में छोटे होते हैं। आम जो प्लैनेट हैं हमारे 8, ये ड्वार्फ प्लैनेट इनसे साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। प्लूटो इज़ द मोस्ट वेल नोन ऑफ द ड्वार्फ प्लैनेट्स सिंस इट्स डिस्कवरी इन 1930 में ये प्लूटो डिस्कवर हुआ था, और इसको उन्होंने प्लैनेट का स्टेटस दे दिया था, और ये 2006 तक उसके पास प्लैनेट का स्टेटस रहा। इट हैड बीन क्लासिफाइड एज द 9th प्लैनेट फ्रॉम द सन। प्लूटो's ऑर्बिट वाज सो इरेटिक however that at times it was closer to the sun than the 8th planet Neptune. तो ये बाज़ दफ़ा ये नेपच्यून से ज़्यादा क्लोज आ जाता था इसके सूरज के। In 1906, with the discovery of several other rocky bodies similar in size or larger than Pluto, the IAU decided to reclassify Pluto as a dwarf planet. 1906 में उन्होंने स्टडी की, उन्होंने और बहुत से प्लैनेट ऐसे ढूंढ लिए जिनमें से कुछ प्लैनेट जो थे वो प्लूटो के साइज़ के थे और कुछ इससे लार्जर साइज़ के थे, तो उन्होंने इसको क्लासीफाई कर दिया ड्वार्फ प्लैनेट पे, और प्लूटो को भी उन्होंने क्लासीफाई कर दिया कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है। जो 200 के करीब ड्वार्फ प्लैनेट है इस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में, उनमें से कुछ जो है साइज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो एरिस, दैन प्लूटो, दैन ह्यूमिया एंड मेकमेक एंड सीरस, तो ये पॉपुलर हैं इस वक्त हमारे जो ड्वार्फ प्लैनेट हैं। अब कुछ और बॉडीज़ भी हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, उनकी भी डेफिनेशंस और आपको उनके बारे में भी थोड़ा सा इल्म हो, क्योंकि इनके ऊपर भी नोट लिखना आ जाता है। तो सबसे पहले एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स इज़ अ स्मॉल रॉकी बॉडी ऑर्बिटिंग द सन। ये भी सन को ऑर्बिट कर रहे होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ दीज रेंजिंग इन साइज फ्रॉम नियरली 600 माइल्स टू डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड द जुपिटर। इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, थोड़ा होता है, ये 600 माइल्स या 1000 किलोमीटर इनका साइज़ होता है बड़े से बड़े का, और छोटे से छोटा जो है वो डस्ट पार्टिकल्स के बराबर होते हैं, और ये मोस्टली मार्स के और जुपिटर के दरमियान में, ऑर्बिट के दरमियान में किसी जगह भी ये सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं। सम हैव मोर एक्सेंट्रिक ऑर्बिट एंड अ फ्यू पास क्लोज टू द अर्थ और एंटर द एटमॉस्फेयर एज मेटियोर। और कुछ इसमें से जो ज़मीन के साथ साथ भी चल रहे होते हैं और वो ज़मीन के ऑर्बिट में भी बाज़ दफ़ा आ जाते हैं, तो वहाँ से फिर ये मेटियोर बन जाते हैं। तो एस्ट्रॉयड जो है वो रॉकी बॉडीज़ हैं जो सूरज के गिर्द घूम रही हैं, और इनका साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है। ये इस तरह की बॉडीज़ जो हैं वो इसी तरह जैसे ज़मीन घूम रही है सूरज के गिर्द, तो इस तरह की बॉडीज़ हैं जो उसमें ऑर्बिट कर रही हैं सूरज के गिर्द। इसके बाद कॉमेट्स हैं। A comet is an icy, small solar system body that, when passing close to the sun, warms and begins to release gases, a process that is called outgassing. ये आइसी बॉडीज़ हैं और ये छोटी होती हैं साइज़ में, और ये जब सूरज के क्लोज हो जाती हैं तो हीट की वजह से इनकी आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द गैसेस, और ये गैसेस रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और इस प्रोसेस को आउट गैसिंग कहते हैं। और जैसे ही उनकी वो सारी आइस मेल्ट हो जाती है तो ये कॉमेट्स ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाते हैं। दिस प्रोड्यूसेस अ विजिबल एटमोस्फियर आर कॉमा एंड समटाइम्स ऑल्सो अ टेल। तो ये एक इसकी जब मेल्ट हो रहा होता है तो गैसेस जब निकल रही होती हैं तो गैसेस की एक टेल बन जाती है, जिसको बाज़ दफ़ा हम दुमदार सितारे का नाम दे देते हैं। और ये देखने में इस तरह का होगा। ये मेन स्टार ये है जो इसमें कॉमेट है ये है, और जब ये सूरज के करीब होता है
तो उसकी हीट की वजह से इसकी आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और ये जो है इसकी पीछे गैसेस हैं, और ये देखने में कभी कभार नज़र आता है, तो इसको हम दुमदार सितारे का नाम देते हैं, और ये विजिबल होता है, ज़मीन से देखा जा सकता है। उसके बाद अगला जो बॉडी है दैट इज़ मेटेओराइड्स, अ स्मॉल बॉडी ऑफ मैटर from outer space that enters the Earth's atmosphere, becoming incandescent as a result of friction and appear as a streak of light. ये बॉडीज़ हैं जो स्पेस के अंदर हैं, और स्पेस से ये या ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होती हैं, तो ये रोशन हो जाती हैं, और रोशन ज़मीन का जब उसकी फ्रिक्शन आती है तो उसकी वजह से होती हैं, और वहाँ से एक लाइट हमें नज़र आती है, और मूव करती हुई लाइट नज़र आती है। इसको हम मेटेओराइड्स कहते हैं। मेटेओराइड्स आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन एस्टेरॉइड्स एंड रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल ग्रेन्स टू 1 मीटर वाइड ऑब्जेक्ट। ये छोटे छोटे ज़र्रात की सूरत में होते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर का वाइड ऑब्जेक्ट होता है, और ये उसके जो हमने पहले बताया था, जो एस्टेरॉइड्स हैं ये उनसे साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, और ये 1 मीटर तक का जो है इसका डायामीटर होता है। तो ये छोटे छोटे पीसेज होते हैं, और ये जब ज़मीन के स्फीयर में दाखिल होते हैं तो ये फिर इस तरह की रोशनी देते हैं, ये इस तरीके से। और डिफरेंट टाइप की जो इनकी मेटल होता है, उस मेटल के हिसाब से इनकी जो रोशनी होती है उसके हिसाब से देते हैं, और ये मेटेलिक कॉम्बिनेशन होती है इसकी। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो इस तरह का होगा, आयरन है तो ये होगा, अगर कैल्शियम है तो लाइट इस तरह की होगी, सोडियम है तो लाइट इस तरह की होगी, और अगर मैग्नीशियम है तो लाइट इस तरह की होगी। तो इस तरह मेटेओराइड्स जो हैं ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं। इसके बाद एक और बॉडी है जो हमारे है कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस आर ग्रुप ऑफ स्टार्स विजिबल विद इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नाइट स्काई फॉर्मिंग वेरियस शेप्स एंड पैटर्न्स। तो ये स्टार्स की किस्में होती हैं, और ये स्टार की कॉम्बिनेशन होती है। स्टार अपने बहुत से ग्रुप बना लेते हैं, और उनकी मूवमेंट के हिसाब से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो ग्रुप बन जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो फिर ग्रुप की शक्ल चेंज हो जाती है। तो ये पैटर्न्स बनते रहते हैं, शेप्स इनकी बनती रहती है। और इस वक्त तक जो नॉन कॉन्स्टलेशंस हैं वो 88 हैं। द लार्जेस्ट इज़ हाइड्रा, अदर इंक्लूड उर्सा मेजर, उर्सा माइनर एंड कैनिस मेजर एंड कैनिस माइनर। तो ये कॉन्स्टलेशंस जो हैं दीज आर स्टार्स। Constellations are not formed by any physical process, nor do the stars that make up a constellation generally have any association with each other. ये बस उनका एक फिजिकल प्रोसेस के ज़रिए नहीं बनते, और ये बस उनकी मूवमेंट है जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में हमें स्टार्स नज़र आते हैं। Constellations are usually just chance alignment of stars which appears to be near each other from our vantage point. हमें देखने में लगता है कि वो एक दूसरे के करीब हैं, या हमें देखने में लगता है कि वो एक पैटर्न बना रहे हैं, लेकिन वो फासला ज़मीन से चूँकि इनका मुख्तलिफ होता है, और हमारा वेंटेज पॉइंट से हमें देखने में लगता है कि वो एक पैटर्न बना रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के उतना करीब नहीं होते जितना हम ज़मीन से हमें नज़र आते हैं। और कॉन्स्टलेशन को डिफरेंट नाम दिए हुए हैं उन्होंने, और ये ज़ोडिक जो आपके स्टार्स हैं ये भी उसमें शामिल होते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास ये पाइसेस है, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, और सेगिटेरियस है, उसके बाद ओफिलियस है, और स्कॉर्पियस है, फिर लिब्रा है, और विर्गो है, और लियो है, और कैंसर है, और उसके बाद जेमिनी है, और टॉरस है, और एरियस है। तो ये स्टार्स हमने देखे हैं, और जो जितने आपके लोग हैं जो आपको फॉर्चून टेलर्स हैं वो भी अपने जायचे बनाते हैं, तो इन स्टार्स को देख के बनाते हैं। तो इस तरह ये 88 के करीब स्टार्स हैं जो मुख्तलिफ क्लस्टर्स बनाते हैं और मुख्तलिफ पैटर्न्स और शेप्स बनाते हैं। इनको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। थोड़ा सा अर्थ के बारे में भी देख लेते हैं। अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, बीइंग द लार्जेस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो ज़मीन चूँकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में ये सबसे बड़ा है, लेकिन बाकी जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से बाहर 4 हैं वो ज़मीन से बड़े हैं, तो ये 5th लार्जेस्ट हो गया। तो 8 में से ये 5th लार्जेस्ट है, 3 इससे छोटे हैं और 4 इससे बड़े हैं। इट हैज़ एन इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ 6,371 किलोमीटर एंड अ पोलर रेडियस ऑफ 600,356। तो ये स्लाइटेंड जो है वो उसकी फ्लैट है थोड़ी सी, इक्वेटोरियल रेडियस इसका ज़्यादा है और पोलर रेडियस इसका जो है वो कम है। Meaning it is not completely spherical but rather bulged at the equator due to rotation. तो थोड़ा सा इक्वेटर पे इसका बल्ज निकला हुआ है, ये completely spherical नहीं है। The earth has a diameter of 12,700
12,742 डायमीटर का इसका है, टोटल डिस्टेंस है, डायमीटर है इसका। अर्थ हैज़ अ मास ऑफ अबाउट 6.6 सेक्सटिलियन टन्स एंड अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 1 ट्रिलियन क्यूबिक किलोमीटर। द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज अबाउट 197 मिलियन स्क्वायर माइल्स। तो ये इसका एरिया जो है 197 मिलियन स्क्वायर माइल्स है। अराउंड 71% ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद बाई वाटर एंड 29% बाई लैंड। तो ये 71% जो है इसका सरफेस जो है ये कवर्ड विद वाटर है, तो इसका मतलब ओशनिक एरिया ज़्यादा है और लैंड एरिया इसका बहुत कम है। तो ये तकरीबन उसका 25% के करीब बनता है, या 3/4 जो है वो इसका वाटर है और 1/4 जो है उसका वो खुश्की है। दी वाटर इज़ 3% फ्रेश एंड 97% साल्टेड। तो दुनिया में 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। इन 3% में से 2% जो है वो फ्रोज़न है आइस की सूरत में या ग्लेशियर्स की सूरत में, और सिर्फ 1% जो है फ्रेश वाटर है जो हमारे रिवर्स में है, लेक्स में है या अंडरग्राउंड है। तो ये 1% वाटर जो है इस पे पूरी दुनिया गुजारा कर रही है। अर्थ के बारे में जो इसके कंपोज्ड है, एटमॉस्फेयर कंपोज करती है, इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और एर्गॉन 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मिकदार अगर हवा में ज़्यादा हो जाए, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। तो ये 0.04% होती है। तो इसमें स्लाइटली भी अगर तब्दीली आ जाए तो उससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा सैटेलाइट के बारे में बता दूं। सैटेलाइट वो है जो प्लैनेट गिर्द रिवॉल्व करता है। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जो हैं वो सूर्य के गिर्द घूमते हैं और सैटेलाइट्स जो हैं वो प्लैनेट के गिर्द घूमते हैं। जो मैंने पिछली स्लाइड पे आपको दिखाया था, जो उनके मून्स हैं प्लैनेट्स के, बेसिकली वो मून्स जो है वो हमने नाम रखा हुआ है, साइंटिफिक नेम उनका जो है वो सैटेलाइट्स है। द मून इज़ अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। तो हमारी ज़मीन का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वो उसको हम मून कहते हैं। एट अबाउट 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थ के 1/4 क्वार्टर का इसका डायमीटर है, यानी ज़मीन से 1/4 हिस्सा इसका जो डायमीटर है वो कम है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम रिलेटिव टू द साइज ऑफ इट्स प्लैनेट। तो ये चूँकि ज़मीन के गिर्द घूमता है तो ये साइज़ के लिहाज से सबसे बड़ा सैटेलाइट है। द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। जो ज़मीन हमारी जो है वो 5th लार्जेस्ट है, तो ये जो हमारा मून है ये सैटेलाइट में सबसे लार्जेस्ट है। एंड इज़ द लार्जर दैन एनी नॉन ड्राफ्ट प्लैनेट। तो जो हमारा चांद है जिसको हम मून कहते हैं, ये जितने भी नॉन ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं ये उनमें भी साइज़ में सबसे बड़ा है। इसका साइंटिफिक नेम जो है लूना है। इससे हम लूनर एक्लिप्सिस कहते हैं या लूनर ईयर या लूनर कैलेंडर। तो ये इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो या एस्ट्रोलॉजिकल नेम है, ये इसका लूना है। तो ऑर्बिट इसका जो है अर्थ है, और सरफेस एरिया 3.79 मल्टीप्लाइड बाई 107 किलोमीटर स्क्वायर, और ये अर्थ का कितने फीसद हिस्सा है। तो ये उसका बहुत थोड़ा है अर्थ के मुकाबले में। इसका सरफेस ग्रेविटी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ज़मीन की जो है वो 9.8 है, इसकी 1.62 है। तो ये इसकी आलमोस्ट 7 टाइम्स कम है सरफेस ग्रेविटी चाँद की हमारी ज़मीन की निस्बत। ऑप्टिकल पीरियड, ये जितना टाइम लगाता है एक चक्कर मुकम्मल करने में ज़मीन के गिर्द, दैट इज़ 27.31 डेज़, 27.32 डेज़, या दूसरे लफ्ज़ों में 27 दिन और 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड में ये ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर जो है वो मुकम्मल करता है। ये था आपका आज का लेक्चर। अगर आपने मज़ीद सोलर सिस्टम पे पढ़ना है तो उसमें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोलर सिस्टम, ये पॉल वाइसमैन की है, द सोलर सिस्टम, और ग्रेगरी वॉक्ट की है, और माइकल वुल्फसन की द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, थेरीज ओल्ड एंड न्यू, और मार्गरेट गोल्डस्टीन की है द सोलर सिस्टम, और रॉबिन कैरोट की है द सोलर सिस्टम। ये अच्छी बुक्स हैं, अगर आपको टाइम मिले पढ़ने का, मज़ीद डिटेल में पढ़ना हो तो आप इन किताबों से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ये था आपका आज का लेक्चर। अगला लेक्चर हमारा इंशाअल्लाह सोलर और लूनर एक्लिप्सेस पे होगा। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। खुदा हाफिज़।